हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो ब्लॉग। सो आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक डॉक्यूमेंट्री की जो अभी रिसेंटली रिलीज हुई है। ट्विटर पे मैंने इसके बारे में काफ़ी कुछ देखा, पढ़ा और काफ़ी शायद 2 या 3 दिन से ट्रेंड कर रही है। और ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की है BBC 2 ने, जो कि एक यूके टेलीविज़न है, यूके टेलीविज़न चैनल है। और इसके ऊपर अरिंदम बागची, जो कि ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के, उन्होंने भी जवाब दिया है कि ये प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री है। तो मैंने भी वो डॉक्यूमेंट्री सोचा कि देख लेता हूँ, तो BBC 2 के जो चैनल है उस पे मैंने जाके उसको देखा। और बहुत सारे इंडियन लेफ्टिस्ट लिबरल और कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं, और जो बंगाल के ममता बनर्जी के राइट हैंड डेरेक ओब्रायन हैं, उन्होंने भी इसको शेयर किया और बार बार शेयर कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, जबकि यूट्यूब उसको बार बार ब्लॉक कर दे रहा है, क्योंकि एक तो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है, आप दूसरे का कंटेंट, BBC का कंटेंट आप यूट्यूब पे डाल रहे हो, और दूसरा प्रोपेगेंडा वीडियो है वो। और मैंने भी वो वीडियो पूरा देखा, तो वो वीडियो देख के ऐसा लगता है कि वो किसी प्राइम मिनिस्टर के बारे में कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं है। वो बेसिकली किसी बहुत ही, मतलब कहते हो अच्छा नहीं लग रहा है पर कहना पड़ेगा कि किसी सीरियल किलर के कोई डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स का देख रहा हूँ मैं, जिसमें एक बहुत ही गलत इंसान को, बहुत ईविल इंसान को देखा जा रहा है कुछ गलत करते हुए। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक आदमी को सारे आरोपों से बरी कर दिया है, जब सारी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, जब SIT उस पर बैठ चुकी है, SIT ने कुछ भी कंक्लूसिव प्रूफ नहीं निकाला है, कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं निकाला है कि गोधरा के 2002 के जो दंगे हुए थे उसमें नरेंद्र मोदी का कोई हाथ था या उन्होंने कोशिश भी नहीं की थी उस चीज़ को रोकने की, तो बार बार उस चीज़ पे रिट्रेट करने का क्या मतलब है? और वो भी डॉक्यूमेंट्री तब आती है जब 2024 के इलेक्शंस आने वाले हैं, और बहुत सारे लोग PM मोदी को नहीं देखना चाहते हैं कि दोबारा वो कंट्री में आके वापस PM बने, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स वो लोग फेस कर रहे हैं PM मोदी की वजह से। अब PM मोदी ने जो देश के लिए किया है वो कोई भी नहीं कर सकता है। अभी शायद किसी ने, मेरे को नाम याद नहीं है, शायद देवेंद्र फडणवीस की वाइफ थी, जिन्होंने बोला था कि इंडिया के जो राष्ट्रपिता है वो एक महात्मा गांधी थे, दूसरे नरेंद्र मोदी थे। और मुझे लगता है कि इतिहास जो है वो आगे जाके, जब इतिहास में नरेंद्र मोदी की जो टेन्योर है उसको देखा जाएगा, तो उसमें राष्ट्रपिता जैसी ही भूमिका उनकी नजर आएगी। क्योंकि जिस तरह से मैं इकोनॉमिक ग्रोथ देख रहा हूँ, जिस तरह मैं स्टॉक्स में ग्रोथ देख रहा हूँ, जिस तरह से मैं लॉज में ग्रोथ देख रहा हूँ, जिस तरह से मैं कंट्री में हम लोग कितने स्ट्रांग होते जा रहे हैं वो चीज़ देख रहा हूँ, तो फिर मुझे लगता है कि जो भी उन्होंने किया है वो अल्टीमेटली सही डिसीजन निकलता है। जैसे कि जब कोविड का वैक्सीन का इशू चल रहा था और इंडिया की वैक्सीन ही दी जा रही थी, और दुनिया भर के लोग फाइट कर रहे थे कि इंडिया की वैक्सीन अच्छी नहीं है, आप फाइज़र की वैक्सीन दीजिए। तो आज अगर आप ट्विटर पे जाएंगे और फाइज़र गूगल करेंगे तो आपको, फाइज़र मतलब सर्च करेंगे, गूगल नहीं, गूगल के बारे में बोलो, सर्च के बारे में बोलो तो गूगल ही दिमाग में आता है। जब आप फाइज़र को सर्च करेंगे तो आपको देखेंगे कि उसके जो CEOs हैं वो भी भाग रहे हैं क्वेश्चन से, क्योंकि उनकी जो दवाइयाँ हैं जो कोविड के टाइम में उन्होंने बनाई थी और जो दी थी, उसकी वजह से बहुत सारे सडन कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं दुनिया भर में। और उस पर डॉक्यूमेंट्री भी काफ़ी ट्रेंड हुई थी, डाइट सडनली करके। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि इंडिया के डिसीजंस जो अभी तक नरेंद्र मोदी ने लिए हैं उसकी वजह से सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, जो शायद बाहर के लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि ब्रिटेन के जो चैनल्स हैं, टैबलॉइड्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उनको इतना ज़्यादा इंडिया में इंटरेस्ट क्यों है? वो अपने आप को क्यों नहीं एनालाइज करते हैं, अपनी कंट्री को क्यों नहीं एनालाइज करते हैं, उनकी कंट्री ने कितने कितने मैसेकर्स किए हैं उसको क्यों नहीं रियलाइज करते हैं, ये क्यों नहीं रियलाइज करते हैं कितनी सारी वॉर्स उनकी वजह से हुई हैं, उस पर कभी कोई डॉक्यूमेंट्री वो नहीं बनाते। पर एक छोटा सा इंसिडेंट मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि इससे ज्यादा बड़े बड़े मैसेकर्स हुए हैं दुनिया में। गोधरा कांड को ही बार बार हाईलाइट किया जाता है क्योंकि उससे नरेंद्र मोदी जुड़े हुए हैं, क्योंकि उसमें हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। पर ऐसे दंगे भारत में पहले भी हुए हैं। 1989 का जो दंगा हुआ था जिसमें कश्मीर फाइल्स बनी थी, उसके बारे में कभी बात नहीं होती। कश्मीर फाइल्स को आप रिजेक्ट कर देते हो एक प्रोपेगेंडा फिल्म करके। पर इस डॉक्यूमेंट्री को जितने भी लेफ्ट लिबरल्स हैं वो ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे कि ये एक एविडेंट ट्रुथ है। अगर आप पूरी डॉक्यूमेंट्री देखोगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि एक भी ट्रुथ नहीं है उसमें, एक भी फैक्ट नहीं दिया है उन्होंने। पूरा का पूरा हेयर से पे बेस्ड है। कभी कोई इंटरव्यू में कुछ बोल रहा है, कभी कोई दूसरे इंटरव्यू में कुछ बोल रहा है, और उनकी बातों के पीछे कोई भी ऐसा वो नहीं है, मतलब कि एक बायस्ड नैरेटिव क्रिएट किया गया है, क्योंकि जो अपोजिट साइड है उसके व्यूज उसमें लिए ही नहीं गए हैं। जिसने भी उस डॉक्यूमेंट्री का जो एजेंडा था उससे रिलेटेड कुछ बोला है, उसी को उन्होंने उस डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा बनाया है। जो डॉक्यूमेंट उसमें वो दिखा रहे हैं, जो कि कोई एक ब्रिटिशर है, काफ़ी बड़े ओहदे पे थे वो उस टाइम पे, वो दिखाते हैं कि ये जो रिसर्च पेपर है, ये एक रिपोर्ट है जो बनाई गई थी, वो
उसमें दिखाया जाता है कि नरेंद्र मोदी इज द मैन बिहाइंड द राइट्स एंड एवरीथिंग एंड ऑल दोज थिंग्स। व्हेन डिड द रिसर्च, व्हेन डिड दे कम टू इंडिया टू इन्वेस्टिगेट अबाउट इट? अपने कंट्री में बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ के तुम कोई भी रिपोर्ट बना दोगे तो उससे क्या वो सच्चाई हो जाएगी? और उस रिपोर्ट को हम सच क्यों माने? वो रिपोर्ट कैसे सच हो सकती है जब आपको सिचुएशन ही नहीं पता है, जब आपको पता ही नहीं है यहाँ पे क्या हुआ था? संजीव भट्ट से लेके जितने भी हिरेन पांड्या से लेके जितने लोगों ने भी एक्यूजेशंस लगाए थे नरेंद्र मोदी के ऊपर कि उन्होंने ही राइट्स को, जो 3 दिन राइट्स हुए थे उसमें परमिशन दी थी, उन सब के बारे में ये पता चला कि वो उस समय मीटिंग में मौजूद ही नहीं थे जब नरेंद्र मोदी मीटिंग कर रहे थे, और उन्होंने ये क्लेम किया कि हम मीटिंग में मौजूद थे। और पुलिस ने जब छानबीन करी तो उनके मोबाइल डिवाइसेस से पता चला, उनके जीपीएस से पता चला कि वो वहाँ पे मीटिंग में थे ही नहीं। और बाकी लोगों ने वो टेस्टिमनी दी है जो उस मीटिंग में थे, उन्होंने भी कहा कि वो उस मीटिंग में थे ही नहीं, वो इस तरह के एक्विजिशंस कैसे लगा सकते हैं? तो बेसिकली अगर आप देखो तो ये एक टोटली एक षड्यंत्र टाइप का लगता है जो एक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लगाया जा रहा है, जो दुनिया के सेकंड बिगेस्ट, मैं कह सकता हूँ कि फॉलोअर्स हैं उनके ट्विटर के ऊपर, जो वन ऑफ द मोस्ट लव्ड प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, जो वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्ट्रॉन्ग लीडर्स इंडिया के कहे जाते हैं, उनके खिलाफ इस तरह की बातें हो रही हैं। गोधरा के बारे में मुझे भी ज़्यादा कुछ पता नहीं था, और मैंने भी जैसा बताया है पिछले कई वीडियोज़ में, जो मैंने पॉलिटिकल वीडियोज़ बनाए हैं उसमें मैंने बताया है कि आई वॉज ऑल्सो एंटी मोदी, क्योंकि मेरे को भी ये सारी चीज़ें पता नहीं थी। मैंने जब पढ़ना शुरू किया इस चीज़ के बारे में, जस्ट बिकॉज आई वॉज ऑल्सो इरिटेटेड बाय द winning of elections by नरेंद्र मोदी in 2014, so I started reading books about him। और उसके बाद मुझे पता चला कि एक्चुअली गोधरा कांड है क्या। ये कभी बात नहीं आती है कि उस ट्रेन में कितने लोग मरे थे और कितने हिंदू लोग उसमें मरे थे, और उसके बाद उसका रिटेलिएशन हुआ था, और उस रिटेलिएशन में कुछ मुस्लिम लोग मरे थे, और एक आंकड़ा निकल के आया था कि कुछ हज़ार लोग उसमें मरे हैं। मुझे एग्जैक्ट आंकड़े तो याद नहीं है, पर एक रिटेलिएशन हुआ था एक हिंदू कम्युनिटी की तरफ से मुस्लिम कम्युनिटीज़ के ऊपर, और जो कि गलत है। मतलब इस तरह का रिटेलिएशन नहीं होना चाहिए, और मोस्टली हिंदू लोग जो है वो काफ़ी पीसफुल रहते हैं, वो ज़्यादा शस्त्र वस्त्र उठाने में नहीं बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं, ज़्यादा इन सब चीज़ों में नहीं रहते। पर आई डोंट नो वाई इफ़ समथिंग हैज़ हैपेंड, वो होने से पहले ही कोई गवर्नमेंट कैसे रोक सकती है? और दूसरी बात है, एक सिंपल सी चीज़ है, अगर आप पुलिस की मशीनरी को जानते हो, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट कैपेबिलिटीज़ को जानते हो, इंडिया कितना रिच है, कितनी पॉपुलेशन है आप जानते हो, तो आपको पता है कि जितनी पुलिस लगाई जाती है वो पुलिस कभी भी पूरी तरह से पर्याप्त नहीं होती है ऐसी किसी भी बड़े इवेंट को रोकने के लिए। उनके पास हथियार भी नहीं है, उनके पास डंडे हैं, डंडों से वो कैसे रोकेंगे? एक भीड़ को 10 पुलिस वाले कैसे रोक सकते हैं? बिल्कुल नहीं रोक सकते, उनकी खुद की जान चली जाएगी। भाई पुलिस वाला भी इंसान है, एक ऐसा इंसान है जो अपनी जान पे खेल के पुलिस का जॉब कर रहा है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो जान दे देगा जाके एक ऐसी चीज के लिए जिसके लिए उसको कभी रिवॉर्ड या कभी कोई पैसा भी नहीं मिलने वाला है। क्यों वो आपके लिए जान दे? क्यों हम एक्सपेक्ट करते हैं पुलिस वालों से कि वो हमारे लिए जान दे दें? दिस इज सो रॉन्ग। और उसके अलावा आरएसएस नाम की ऑर्गेनाइजेशन से आई डोंट नो उन लोगों को क्या खुंदक है कि हर जगह आरएसएस ने ये किया, आरएसएस ने वो किया। ऐसे कितने वॉयलेंट चीज़ें हैं जो आरएसएस ने की हैं जो आप गिना सकते हो उंगली पे? ऐसे कुछ भी नहीं है। मतलब किसी भी चीज़ में आरएसएस कभी भी कॉन्विक्ट नहीं हुआ। चलो एक चीज़ आप बार बार ये बोलते हो कि नाथूराम गोडसे आरएसएस के थे और उन्होंने गांधी जी का मर्डर कर दिया, उन्होंने उनको गोली मार दी, पर वो भी एक कोई टेररिज्म का एक्ट नहीं था जिसको टेररिज्म का एक्ट बार बार बताने की कोशिश करते हैं। वो टेरर क्रिएट करने के लिए नहीं था, उनकी कुछ अपने पर्सनल इश्यूज थे गांधी जी के साथ, उनकी कुछ आइडियोलॉजीज थी जो गांधी जी कुछ गलत कर रहे थे, उनको लगता था ऐसा, और इसलिए उन्होंने उनको जाके गोली मार दी। और उसके लिए वो कभी भी सॉरी नहीं थे, अपोलोजाइज नहीं थे। उनकी किताब है जो आप पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा, उन्होंने रीजंस बताए हैं कि किस वजह से परेशान हो गए, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो अ गांधी भक्त। वो गांधी को बहुत मानते थे, और उन्होंने जब उनका मर्डर किया, ही डिडंट लाइक डूइंग दैट, बट ही थॉट कि ही वाज डूइंग इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज ही वॉज डूइंग समथिंग रॉन्ग फॉर इंडिया। गांधी जी के भी जब आप एक्सेप्ट पढ़ोगे उनकी किताबों में, तो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो बहुत ही आपत्तिजनक है, जो सुनने के बाद लगता है कि यार मतलब ऐसा क्यों बोलेगा इंडिया के लोगों के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि अब जब सोशल मीडिया की वजह से चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं, तो थोड़ा सा आपको भी समझ में आता है कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा था, कुछ तो एक इंडिया को दबाने की कोशिश की जा रही थी। चाइना जो कि एक ऐसा कंट्री है जो बहुत ही नीचे था, इंडिया से भी नीचे था, वो धीमे धीमे इतना ग्रो कर गया कि आज वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड पावर बना हुआ है। सिंगापुर जो बहुत कम टाइम में अपने आप को इतना ज़्यादा ग्रो कर गया, बाकी कंट्रीज इतना ज़्यादा ग्रो कर गए, इंडिया जिसके अंदर कैपेबिलिटीज़ थी, लोग थे, इंटेलिजेंट लोग थे, पॉपुलेशन थी, कैपेबिलिटी थी, सब कुछ था, उसके बाद भी इंडिया ग्रो क्यों नहीं करता है? क्यों मैं आज कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करता हूं या आपको सपोर्ट नहीं करता हूं? क्योंकि मुझे लगता है उनका जो एंटी इंडिया स्टांस है, जो हर चीज़ में वो सिर्फ प्रॉब्लम्स निकालते हैं, वो मुझे गड़बड़ लगता है। एटलीस्ट बीजेपी में जो मोदी जी हैं, उनका मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है कि ही ऑलवेज लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग्स, ही ऑलवेज लुक एट इंडिया एज समथिंग दैट इज सुपर पावर।
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है, वो आज जो मैं पाकिस्तान की हालत देखता हूँ, वैसी पाकिस्तान की हालत कभी नहीं हुई। कि भीख मांग रहा है पाकिस्तान, हर जगह जाके भीख मांग रहा है कि हमें पैसे दे दो, हमें पैसे दे दो, हमें पैसे दे दो। और पीओके में रेबल शुरू हो गया है कि हमको इंडिया में मिलाओ। मतलब ये आइडियोलॉजी, ये थिंकिंग कभी इंडिया में आई ही नहीं थी कि पीओके हमारा हिस्सा है। हमने पीओके ऐसे गिफ्ट कर दिया था। ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स हैं जो जवाहरलाल नेहरू जी ने गिफ्ट कर दिए थे अलग अलग कंट्रीज को उनके मांगने के ऊपर। उनको मतलब इंडिया से प्यार ही नहीं था, इंडिया की धरती से प्यार नहीं था, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, गलत सही कुछ भी हो सकती है। जितना मैंने पढ़ा है उसके बारे में, मैं अभी लगातार पढ़ता रहता हूँ। और अभी एक बंदा है जिसके लेक्चर्स मैं अक्सर सुनता रहता हूँ, जो मैं रिकमेंड करूंगा आप भी सुनो, वो है जे साई दीपक। वो आदमी जो है, वो जो बोलता है वो एकदम फैक्ट के साथ बोलता है। मुझे जो अम्यूजिंग लगता है जे साई दीपक के बारे में, वो ये लगता है कि वो बंदा पॉइंट के बाई पॉइंट चीज़ें बोलता है। जैसे आनंद रंगनाथन भी पॉइंट बाई पॉइंट चीज़ें बोलते हैं। इतना दिमाग होना चाहिए, इतने थॉट प्रोसेस होना चाहिए, इतना दिमाग में आप अरेंज कर पाओ चीज़ों को कि आप पॉइंट बाई पॉइंट चीज़ें बोल सको। दैट इज़ वेरी अम्यूजिंग फॉर मी, बिकॉज आई कैन नॉट डू दैट। अगर मैं 4 पॉइंट बोलने का सोचूंगा तो मेरे दिमाग में 5वां पॉइंट, 6ठा पॉइंट भी आ जाएगा, या फिर 1 पॉइंट कम हो जाएगा। मैं दिमाग में उतना थॉट्स को अरेंज नहीं कर पाता। तो अगर आप उनकी स्पीचेस सुनते हो तो आपको समझ में आता है कि देश में किस तरह का प्रोपेगेंडा चल रहा था, किस तरह का एजेंडा चल रहा है, किस तरह से एक किसी किसी कम्युनिटी को मिसगाइड करा जाता है और उनका इस्तेमाल किया जाता है वोट लेने के लिए। दिस इज इन माई ओपिनियन इज सो रॉन्ग। जो बीबीसी ने किया है इस वक्त, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। और मुझे लगता है कि उसकी फंडिंग भी कहीं बाहर से ही हो रही है, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई दे आर सो इंटरेस्टेड इन इंडिया व्हेन इंडिया इज बिकमिंग सच अ ह्यूज सुपर पावर। बट अगेन, जब आप पावरफुल होते हो, जब आप मूव करते हो, जब आप रेस में आगे बढ़ने लग जाते हो, जब आपका कंट्री ग्रो करने लगता है, जीडीपी ग्रो करने लगता है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हब्स बन रहे हैं, दूसरी कंट्रीज आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाइना से बहुत सारी कंपनीज अपना बिजनेस इन्वेस्टमेंट लेके इंडिया में आ रहे हैं, उस टाइम पे जाहिर सी बात है आपको इरिटेशन होता है। आप इंडिया का बिजनेस खत्म करना चाहते हो, इंडिया को एक फास्टेस्ट कंट्री दिखाना चाहते हो इंडिया में टेररिज्म है, ऐसा है, वैसा है। पर आप पाकिस्तान पे कुछ नहीं बनाते हो। आप जिन कंट्रीज में एक्चुअली कुछ हो रहा है उनके बारे में कुछ नहीं बनाते हो। अमेरिका ने इतनी कंट्रीज को डिस्ट्रॉय किया, इतनी वॉर्स करी, आप उनके बारे में कुछ नहीं बनाते हो। रशिया यूक्रेन वॉर भी जो हो रही है, मैं उसमें रशिया के साथ हूं, मैं यूक्रेन के साथ बिल्कुल नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है कि एक्चुअली वहां पे क्या चल रहा है और किस तरह का प्रोपेगेंडा चल रहा है, किस तरह का एजेंडा वहां पे चल रहा है। यूरोपियन कंट्रीज किस तरह से रशिया को साइडलाइन करना चाहते हैं, बिकॉज रशिया इज वेरी पावरफुल एंड रशिया डजंट एंगेज इन अदर पीपल। कितनी बार रशिया ने जाके यूएस पे हमला किया, पर यूएस बार बार उस पर अटैक करता रहता है, यूएस की फिल्मों के द्वारा, मैगजीन्स के द्वारा, आर्टिकल्स के द्वारा, बिकॉज इंटरनेट और जितने भी मेजर पब्लिकेशंस है वो सब यूएस कंट्रोल करता है। उसकी वजह से रशिया को हमेशा ऐसा दिखाया जाता है कि वो एक विलन है। एंड सेम चीज आज इंडिया के साथ हो रही है, बिकॉज मेजर पब्लिकेशंस आर विद यूएस। और अभी भी हम कॉलोनियल माइंडसेट से निकले नहीं है, जहां पे हम ये सोचते हैं कि अगर किसी व्हाइट मैन ने, किसी ब्रिटिशर ने, किसी अमेरिकन ने कुछ लिखा है, कुछ बताया है और कुछ पेपर पे लिख के एक रिपोर्ट बना दी है, कोई एक डॉक्यूमेंट्री बना दी है, तो वो सच है। और हमारा अपना सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ कहता है तो हम उसे सच नहीं मानते। हमारे यहाँ के लोग कितना भी गाते रहे, कितना भी सच बताएं, आप उसको नहीं मानोगे। वो फैक्ट्स भी बताएंगे तो आप नहीं मानोगे। पर अगर बाहर की कंट्री का कोई आदमी यहाँ पे आकर कोई रिपोर्ट पब्लिश कर देता है तो आप उसको सच्चाई मान लेते हो। मुझे लगता है कि टोटली एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। मतलब मैं देख रहा था फिल्म और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। मतलब उनका सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा था ये साबित करने का कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो एक इविल मेनेसिंग आदमी है। और एक इंटरव्यू में एक औरत बोलती भी है कि व्हेन आई वाज मीटिंग नरेंद्र मोदी, शी केम टू India to interview Narendra Modi, and she used words like I thought that his personality is very menacing. अगर आप menacing का मतलब गूगल करके देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि थोड़ा सा evil touch की बात हो रही है जब आप menacing की बात करते हो। So she thought Narendra Modi was an evil man who was doing this just by meeting that person, by not knowing anything about that state, by not knowing what was happening in that state, by not knowing what was the context of what has happened in Godhra. This is just एजेंडा मेकिंग एंड नथिंग एल्स। मैं इस पे बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए बहुत सारी चीज़ें नहीं बताना चाहता, क्योंकि अगेन बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो सकती है, बहुत सारे लोग नाराज़ हो सकते हैं मेरा यूट्यूब वीडियो देख के। नाराज़ हो जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर सच तो बोलना ही पड़ता है ना, सच तो आपको बताना पड़ता है ना। जो मेरा सच है, जो मैंने पढ़ा है, जितना मैंने देखा है और जितना मैंने रीड किया है, मतलब क्योंकि मैं इसके ऊपर काफ़ी कुछ रीड कर चुका हूँ। इवन आरएसएस के बारे में मैंने काफ़ी कुछ रीड किया। आरएसएस को मैं भी ऐसे सोचता था कि शायद कुछ गलत किया होगा उन्होंने, पर जब जितना मैं पढ़ता हूँ, हो सकता है एक दो लोग कभी गलत हों या कुछ और लोग गलत हों, पर बाकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम ऐसा नहीं करते हैं कि एक किसी ने कुछ गलत किया तो हम पूरी कम्युनिटी को, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, पूरे एक सिस्टम को हम दोष देना शुरू कर देते हैं। इतने लोगों ने अटैक्स किए हैं, टेरर अटैक्स किए हैं, क्रिश्चियंस ने किए हैं, मुस्लिम्स ने किए हैं। हम पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को या क्रिश्चियन कम्युनिटी को दोष
नहीं देते हैं, पर हिंदू में जब कुछ गड़बड़ होता है या कोई एक आदमी गलत कुछ कर देता है तो आप टोटली पूरी हिंदू कम्युनिटी को, हिंदू आइडियोलॉजी को, सनातन धर्म को, हिंदू भगवानों को, सबको गाली देना शुरू कर देते हो और एक कलेक्टिव तरीके से। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे इंडिया का ये है कि बाहर के लोग तो जो गाली देते हैं सो देते हैं, हमारे खुद के जो कंट्रीमैन हैं वो ही अपनी कंट्री के कल्चर को, कंट्री के लीडर्स को गाली देते हैं। पीएम को हमारे गाली कोई देगा, मेरी हो सकता है कुछ चीज़ों में आइडियोलॉजी पीएम मोदी से ना मिलती हो, आपकी ना मिलती हो, बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है बीजेपी से आपकी आइडियोलॉजी ना मिलती हो, नरेंद्र मोदी से आपकी, चलो बीजेपी को किनारे रख देते हैं, नरेंद्र मोदी से आपकी आइडियोलॉजी ना मिलती हो, अमित शाह से आपकी आइडियोलॉजी ना मिलती हो, योगी आदित्यनाथ से आपकी आइडियोलॉजी ना मिलती हो, पर वो हमारे देश के हैं और हमारे देश के किसी भी इंसान के बारे में कुछ बोला जाएगा, हमारे लीडर के बारे में कुछ बाहर का व्यक्ति बोलेगा तो आपको उसके लिए प्राउड फील नहीं करना चाहिए, आपको उसके पलट के जवाब देना चाहिए। अगर हमारी फैमिली में मेरे भाई से मेरा झगड़ा हो जाता है, मेरी उससे आइडियोलॉजी मैच नहीं करती है तो मैं उससे झगड़ा करूंगा, पर अगर कोई बाहर का आदमी मेरे भाई को कुछ भी बोलेगा तो मैं पलट के जवाब दूंगा, मैं मारूंगा उसको, क्योंकि उसने मेरे भाई के बारे में बोला। वो मेरे भाई को अगर हार्म करने की कोशिश करेगा तो मैं भी उसको हार्म करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज आई एम प्रोटेक्टिव अबाउट माई फैमिली and India is my family and whatever we are doing here it is none of their business, it is our business। हम कितना भी आपस में लड़े मरे, अपने डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन रखें, इट डजेंट मैटर। बाहर का कोई आदमी आके हमको नहीं बताएगा कि हमको क्या करना है, हमको किस तरह करना है। और खासतौर पे वो कंट्रीज जिन्होंने दुनिया भर में सबसे ज़्यादा एट्रॉसिटीज़ करी हैं। ब्रिटेन का हिस्ट्री रहा है कोलोनियलिज्म का, इतने लोगों के साथ उन्होंने इतने लोगों को मारा है और वो आके हमको सिखाते हैं कि हमारी कंट्री में क्या सही है क्या गलत है। हम तो नहीं जाते उनकी कंट्री में उनको बताने उनका क्या सही है क्या गलत है, हम तो नहीं यूएस को जाके बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, हम तो नहीं यूरोपियन कंट्रीज को जाके बताते हैं क्या सही है क्या गलत है। उनको फर्क पड़ता है बिकॉज दे कांट सी इंडिया growing, because they are still not out of colonial mindset. So I suggest that you do not watch this documentary, because watching it, and I actually did not wanted to make this video on this documentary, but I was irritated, so I decided to make one video on this documentary. Why I don't want to make a video on this documentary was because I did not want to give it the dignity of thinking about its existence. इसको और ज़्यादा लेवरेज देने की ज़रूरत नहीं है, इसको और ज़्यादा इज्जत देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टोटली इट्स नॉट जस्ट अबाउट पीएम मोदी, इट इज़ अबाउट टेलिंग दैट हाउ बैड इंडिया इज़। इट इज़ ट्राइंग टू शो इंडिया इन अ बैड लाइट, विच आई डोंट लाइक एट ऑल। सो ये डॉक्यूमेंट्री, इसका शायद सेकंड एपिसोड भी जल्दी रिलीज होगा और लिबरल्स और लेफ्ट जो इकोसिस्टम है वो और ज़्यादा खुश होंगे कि अच्छा ये बोल दिया गया है हमारे पीएम के बारे में। I do not agree with that. Even if I have my differences of opinion with any party of India, अगर राहुल गांधी को भी कोई बाहर की कंट्री का कोई कुछ बोलेगा, I will try to oppose that। अगर अरविंद केजरीवाल को भी कोई बाहर की पार्टी का बोलेगा, मैं उनको बोल सकता हूँ मैं इस कंट्री का हूँ, वो मेरे लोग हैं, वो मेरी फैमिली का हिस्सा है, उनको मैं कुछ बोल सकता हूँ, बाहर का कोई आदमी उनको कुछ नहीं बोल सकता है। That is one thing that we have to feel. We have to feel India as a family, because if we don't do that, others will come and attack us। और वो उससे पहले हमारे साथ हुआ है, अंग्रेज़ों ने भी अटैक किया है, मुगल्स ने भी अटैक किया है, उसके पहले भी तुर्किश लोगों ने अटैक किया है। ये सब लोग आके हमारे इंडिया पर अटैक करते थे, बिकॉज वी नेवर हैड द यूनिटी दैट वी नीडेड, एंड दिस इज अ टाइम दैट वी शुड गेट टुगेदर एंड गेट दैट यूनिटी, जिसकी हम लोग हमेशा बात करते हैं। इंडिया बहुत वास्ट कंट्री है, यहाँ बहुत लोग हैं, बहुत कल्चर है, हमको डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन रखना चाहिए, पर हमको एक साथ रहना चाहिए। दैट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग दैट दिस कंट्री शुड हैव, एंड दैट इज what this forceful word secular should mean. Secular should mean that there should be equality in all religions, which is not present in India, but that is again our business, none of their business। हमारी कंट्री का प्रॉब्लम है, हमारा लॉ डील करेगा, हम लोग डील करेंगे, हम लोग करेंगे, हम लोग कमेंट करेंगे, आप नहीं होते उस पर कुछ बोलने वाले। With that note, I would like to finish this vlog। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।